प्रस्तुत जो निबंध हम पढ़ने जाएंगे, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस निबंध में लेखक ने स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के जो विघटन और पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले दकियानूसी सोच, लोग कहते हैं कि स्त्रियां शिक्षित हो जाएगी तो घर का नाश हो जाएगा, तो उसका उन्होंने विरोध किया। साथ में जो उनकी तुच्छ बातें थी, दकियानूसी बातें थी, उनका आधुनिकीकरण से उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि देश को, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित होना आवश्यक है या नहीं। इनकी जो भाषा शैली है वो द्विवेदी युगीन गद्य भाषा शैली में इन्होंने रचना की। आइए हम पढ़ने जा रहे हैं। स्त्री शिक्षा के विरोध में जो कुतर्क है उनका लेखक ने किस प्रकार खंडन किया। बड़े शौक की बात है यानी दुख की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं, कि स्त्रियों को पढ़ाने से घर का नाश हो जाता है। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों को, शायद कॉलेज में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य का परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामियों बनाना, आधार धर्मियों का धर्म तत्व समझना है, उनकी दलितें सुन लीजिए। लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं और जो लोगों को शिक्षित करने जा रहे हैं वो लोग भी किस तरह के मार्ग पर जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, पुरानी सांस्कृतिक कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियां से अपड़ों की भाषा से बातें कराई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास, पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती। दूसरा पॉइंट है, स्त्रियों को पढ़ाने में अनर्थ होता है। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में भी मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकती थी। इस पर यानी उस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम है। तीसरा पॉइंट, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोकों की रचना की है वह अपड़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गंवारों को भी पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद कराना। तो हमारे सामने ऐसे उदाहरण है कि जो स्कूल विद्या अध्ययन नहीं करने गई उनके भी श्लोक इतने उच्च कोटि के होते थे, उनकी संस्कृत भाषा उच्च कोटि की होती थी। इसमें शकुंतला का उदाहरण दिया है। इस तरह अगले पेज पे आ जाइए। इस तरह दलितों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। उपेक्षा मतलब उनको छोड़ना, उनका तिरस्कार करना। तथापि हम 2-4 बातें लिखे देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। प्राकृत जो एक हिंदी की शुद्ध भाषा है उसके बारे में लेखक ने लिखा कि ऐसा प्रमाण नहीं होता है कि वो अनपढ़ है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती है। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ का सबूत है और न ही गंवारों का। संस्कृत बोलना हर किसी को आए ये आवश्यक नहीं होता। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिता पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? तो उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृति थी? भवभूतियों का कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने में हुआ करते थे उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलने से है। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों में हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते हैं? यानी उस समय की एक शुद्ध प्राकृतिक भाषा होती थी, उसमें भी ग्रंथ लिखे जाते थे। भगवान शाक्त मुनि तथा उसके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते थे?
बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथों की रचना प्राकृत में की जाने का एकमात्र यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा हुआ करती थी। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षा होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाला चरित्र आदि की जो रचनाएं की है, वे ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ये यदि अपढ़ और गंवार होते तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादन इस ज़माने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता था, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। शोरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस ज़माने की थीं। प्राकृत पढ़कर भी उस ज़माने के लोग उसी समय सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे, जिस तरह की हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर उस ज़माने में हम हो सकते। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? लेखक ने बताया है कि जिस ज़माने को अपढ़ भाषा कहा जाता है, उस ज़माने की अनेकों ग्रंथों की रचनाएं जो की थी, उन रचनाओं को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भी पांडित्य था। जिस समय आचार्यों के नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा को प्राकृत रखने का नियम बना दिया। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य की बात है। उस समय पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण पुराणों में यह बात नहीं होती थी, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो हो सकता है कि विद्यालय हो भी, और अगर उल्लेख किया भी हो और नष्ट हो चुका हो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनको बनाने में विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ पर सवार होकर लोग द्वीपांतों को जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने के नियमबद्ध प्रणाली के दर्शन ग्रंथ। कहने का मतलब है कि उस समय भी जहाज़ उड़ते थे, ठीक है ना, तो और पानी में भी जहाज़ चलते थे, लेकिन नियमबद्ध पढ़ाई करके उन्होंने उस जहाज़ों का निर्माण नहीं किया या ड्राइविंग नहीं की थी, तो उसका भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम भी बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। जैसे पुष्पक विमान की आपने रामायण में चर्चा सुनी, तो वो पुष्पक विमान बनाने वाला कोई नहीं था, ठीक, कोई एक यंत्र नहीं है वो। इस उदाहरण को हम इसमें रख सकते हैं। परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामों उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्र और शास्त्रज्ञ और न्यायशीलता की बलिहारी है। कहने का मतलब है कि उस समय के जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को हम अनुमान लगाकर यह कह सकते हैं कि यह न्याय संगत बात है। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सारे वेदों की जो रचना है वो हिंदुओं के द्वारा हुई है। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करवाते, और हमें उन्हें कखहरा पढ़ाना भी पाप समझते हैं। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों की अद्वित हुई या नहीं हुई? उनका उदाहरण बताया। सांगंदर पद्धति में उनकी कविताओं के नमूने हैं या नहीं हैं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना अद्भुत है, वे क्या अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी
धर्म व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करते थे। जब वो व्याख्यान देती थी तो पांडित्य का प्रचलन होता था कि वो पढ़ी लिखी है। गार्गी बड़े ही ब्रह्मवादियों को हरा देती। मंडल मिश्र की सहधर्मकरिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा देती। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। देखो, आज के समय में जो पढ़े लिखे लोग स्त्रियों के पढ़ने का विरोध कर रहे हैं, उनको उदाहरण देकर बता रहे हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों के साथ जो स्त्रियां होती थी वो कितनी ज्ञानी, कितनी संस्कृतवेत्ता थी, उनके साथ खड़ी होती थी। ये बता रहे हैं कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का कूट। ऐसी ही दलितों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना होती, ना सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदर्शों और प्रणालियों को तोड़ दिया या नहीं तोड़ा। तो चलिए स्त्रियों का अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को तोड़ते हैं। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, यानी मांगते हैं उदाहरण कि बताइए कि वो पढ़े लिखे, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के उत्तरार्ध का 53वां जो अध्याय है वो पढ़ाना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में था न था। उसमें प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में भी नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवार का सूचक नहीं है। पुराने ढंग से पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक है, होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राक्कालीन स्त्रियां अपढ़ होती हैं, तो उसकी बात पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। भागवत की बात यदि पुराण कालकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का क्या हुआ? अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुष का क्या हुआ? अनर्थ भी उसकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम है। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना यानी मनुष्य की जो हत्या करना, डाके डालना, चोरी करना, घूस लेना, ये सब भी पढ़ने लिखने का ही परिणाम है। सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विज्ञप्तियों, बालवृत्तियों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलितें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कह सकती है कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचन भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला के दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा, सुनिए। वाच्यस्वा मध्वचान, मुझे संस्कृत ज़्यादा अच्छी नहीं पढ़नी आती है। स राजा वह विशुद्धामती यत्समक्षम माँ लोकवास श्रवणादहासी
श्रुत्स्य तत्विक सदृश कुलस्य। तुम्हारी ये संस्कृत अच्छी है, तुम अच्छे से इसको पढ़ोगे। मैं इसका अर्थ बताती हूँ। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर यानी उस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देती है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास आपका संदेश सा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाली रानी को है। दूसरा श्लोक फिर से तुम पढ़ो। मैं आगे हिंदी पढ़ रही हूँ। सीता की धर्मशास्त्रज्ञा का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तप ने अस्त्येव मन्युर्थ ग्रहे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग यानी छोड़े हुए को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वदा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवार होने का। तो ये और न अकुलीनता, मतलब न तो वह गंवार थी, न ही वह कुलभ्रष्ट थी, वह पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसका अनुभव अच्छा था, उसका ज्ञान अच्छा था, इसलिए उन्होंने लिखा। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं, मतलब जो पढ़ने लिखने का विरोध कर रहे हैं उनको ये सारे उदाहरण देकर बता रहे हैं कि सीता में भी कितना ज्ञान था कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया, तो उसके बदले में एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए वो बताया। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिसमें अनर्थ हो सकता है, मतलब पढ़ने लिखने से कोई अनर्थ नहीं होता है। आप समझा रहे हैं, अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से ही मिलता है, भी होता है। अनर्थ जो है पुरुषों में भी होता है, खाली स्त्रियों में ही नहीं होता है। अपड़ों को पढ़े लिखों दीनों से अनर्थ, दुराचार और पापाचार के कारण और ही होता है, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियां जो है पढ़ लिख कर के गंवार हो जाएगी और गलत कार्य करेगी। पुरुष भी पढ़े लिखे होकर गलत कार्य करते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानित थी, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञ है या जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध है, समाज की उन्नति में बाधा डालती है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। शिक्षा जो है बहुत ही बड़ा रूप है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे यह प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़े लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी वे आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यानी भगवान के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादन है, यानी पढ़ लिखने से अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। ऐसी बात नहीं है, वह गृह सुख का नाश कर देती है। ऐसा कहना 16 आना मिथ्या है। तो लेखक ने इस अध्याय के माध्यम से
लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि प्रारंभिक काल में भी अशिक्षित महिलाओं ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं और आज वर्तमान समय में शिक्षा का बोलबाला है, तो वह स्त्रियां बढ़ चढ़कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके खिलाफ हमें यह नहीं कहना चाहिए शिक्षित होने से उनमें घमंड आ जाता है या पुरुषों को जो दबाने की बात करती है, यानी उनका जो है अभिमान आड़े आता है, ये सारा कहना गलत है।